Now in today's class we will proceed with our next sample paper, that is sample paper 2. The code of the sample paper is SP2. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है, सेक्शन ए आपका 1 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी आपका 2 मार्क्स का, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का, सेक्शन डी 5 और सेक्शन ई आपका 4 मार्क्स का होता है। प्रीवियस क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपको रैशनलाइज कर रहे हैं तो सिंपल था, 1/√5 प्लस √2। तो जब रैशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, इंटू √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। तो न्यूमरेटर में होगा √5 माइनस √2, a प्लस बी है माइनस बी, √5 स्क्वायर 5 यानी कि 5 माइनस √2 स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर 2। तो बेसिकली आपका आंसर आएगा √5 माइनस, अब बताओ ऑप्शन क्या, ऑप्शन 4 यानी कि डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, if 4,19 is a solution of the equation, आपको कहा जा रहा है कि इक्वेशन गिवन है y is equal to ax plus 3। आपको कहा जा रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 4,19। तो a की वैल्यू क्या होगी, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a की जगह क्या पुट करो, x की जगह क्या पुट करोगे 4 और y की जगह 19। तो ये हो जाएगा 19 इक्वल टू 4a प्लस 3। तो 4a इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या होगी 4। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, इफ p एक पॉइंट है p जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,-7 बी अ पॉइंट ऑन द ग्राफ। चलो मैं ग्राफ बना लेता हूँ, 5,-7। तो मान लेते हैं ये 5 है और ये पॉइंट क्या है आपका -7। तो आप एग्री करते हो फिर ये पॉइंट आपका P होना चाहिए जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 5,-7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है PM परपेंडिकुलर y एक्सिस, PM, तो इसको M ले लो। तो ये परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M, तो M यही वाला पॉइंट हो गया। अब M जो है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो x तो 0 होगा इसका और y क्या होगा -7। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आया पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, टू ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई है। आपसे क्या पूछी गई है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जिसकी आपसे पूछी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद जो साइज होता है क्लास का, उस साइज क्लास का क्या होता है साइज, या विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास। अब देखो आपकी जो क्लास इंटरवल है, पहला क्लास इंटरवल क्या है आपका 5 to 10, उसके बाद क्या है 10 to 15, उसके बाद क्या है 15 to 25, उसके बाद क्या 25 to 45, फिर 45 to 75। तो मिनिमम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का गैप है 5 का, मिनिमम गैप कितने का है 5 का। तो मिनिमम विड्थ कितनी है 5, तो बस वही आपको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास कितना है आपका, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, विड्थ था 45, ये 20 इंटू 5, तो 5 4 जा 20, 4 2 जा 8। तो ऑप्शन बताओ, ऑप्शन सी, कौन सा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका 2 है। समझ में आया? तो मिनिमम साइज जो होता है क्लास इंटरवल का, उससे मल्टीप्लाई करना होता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इफ द लाइन रिप्रेजेंट द इक्वेशन 3x प्लस ky इक्वल टू 9, 3x प्लस ky इक्वल टू 9, 3x प्लस ky इक्वल टू 9 पासिस थ्रू द पॉइंट। ये लाइन किससे पास हो रही है 2,3 से। तो आपको वैल्यू ऑफ k बतानी है क्या होगी, इसको इसमें सेटिस्फाई करवा दो। तो x की जगह क्या आ जाएगा 2 और y की जगह क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू 9। ये हो गया 6 प्लस 3k इक्वल टू 9। तो 3k इक्वल टू 9 माइनस 6 3, तो k की वैल्यू 1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इन एंशिएंट इंडिया द शेप ऑफ द अल्टार्स यूज फॉर द हाउस होल्ड रिचुअल्स। भाई जब भी ये क्वेश्चन आता है सिंपल सा आप याद रखना कि एंशिएंट टाइम में जो हाउस होल्ड रिचुअल्स में जो अल्टार्स का यूज किया जाता है उसकी शेप थी स्क्वायर एंड सर्कल।
कैसी शेप होती थी? स्क्वायर एंड सर्कल। समझ में आ गया? स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। देखो ये आपको एक फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हो गया आपका ए डी और ये हो गया आपका बी सी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये क्या है आपका थीटा एंड दिस वन इज फाई, दिस वन इज फाई। आपको कहा जा रहा है एंगल AOC इक्वल टू फाई, एंगल AOC इक्वल टू फाई है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज एंगल AOC आपका फाई है, एंगल AOC देखो एंगल AOC आपका फाई है, राइट। और फिर कहा जा रहा है एंगल BOC नहीं है, एंगल COD। एंगल COD आपका क्या है? थीटा। एंगल COD आपका क्या है? थीटा है। एंगल COD इज इक्वल टू थीटा। ये आ रहा है क्वेश्चन में। फिर आपको कहा जा रहा है थीटा जो है, थीटा और फाई के बीच में क्या रिलेशन है? थीटा इज इक्वल टू 3 फाई। तो आपको फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? फाई की। तो कोई सिंपल सी बात है, बाय लीनियर पेयर ये दोनों का सम कितना होगा? थीटा प्लस फाई। एग्री करते हो 180 होगा। अब थीटा किसके इक्वल है? 3 फाई। तो ये हो जाएगा 3 फाई प्लस फाई इक्वल टू 180। 3 फाई प्लस फाई कितना हो जाएगा? 4 फाई। 4 फाई इक्वल टू 180। तो फाई की वैल्यू 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो फाई की वैल्यू क्या आएगी? 45। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर द डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल्स किस में इक्वल होता है? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होते हैं। स्क्वायर तो गिवन है नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 9, इफ x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x आपका क्या है? 2x स्क्वायर प्लस kx। 2x स्क्वायर प्लस kx और x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 का 0 क्या होगा? -1। इसका 0 निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। तो p ऑफ -1 0 के इक्वल होना चाहिए। p ऑफ -1 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो यहाँ पर x की जगह -1 रखो प्लस k इंटू -1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 माइनस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको सेटिस्फाई करेगा? देखो अगर आप b पार्ट को देखो तो b की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 7, राइट। अब क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है? 2 और y की वैल्यू क्या है आपकी? 5 और इसको ऐड करता हूं तो 7 ही आएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ b पार्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर। इन द एडजॉइनिंग फिगर, जैसे कि फिगर आपकी क्या है? एक ट्राइंगल गिवन है आपको। ट्राइंगल इज A, B एंड C और से दिस इज D और ये जो एंगल है आपका ये है 115 डिग्री। और आपको क्या कहा जा रहा है कि BC जो है आपका BC इज इक्वल टू AC। अब देखो BC अगर AC के इक्वल है, कॉमन वर्टेक्स को छोड़ दो तो एंगल B एंगल A के इक्वल होगा। इसका मतलब ये x और ये भी क्या हो गया? x। अब आपको फाइंड करना है एंगल A। देखो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल 1 है, तो ये जो एंगल 1 है विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो ट्राइंगल के बाहर ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसका जो सम है, इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x इक्वल टू 115। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 115/2। तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 ये। अच्छा अगर ऐसा नहीं करना तो एक मेथड और बता देता हूँ। यहाँ लीनियर पेयर से ये एंगल 2 फाइंड करो, तो 180 से 115 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 65। तो ये हो गया जी 65। तीनों का सम कितना होगा? 180। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 65, अगेन 115। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 115/2, 57.5। 57.5 कौन सा ऑप्शन है? सी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ईच अदर। एक बात बताओ, डायगोनल बाइसेक्ट करे तो आप एग्री करते हो ये पैरेललोग्राम होगा। मान लो कुछ इस तरह से एक पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल जो हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो गया एक पैरेललोग्राम। अब एंगल ए जो है आपका 45 डिग्री है, एंगल ए क्या है 45 डिग्री, तो आपको एंगल बी फाइंड करना है। पहली बात क्लियर हो गया आपको, ये पैरेललोग्राम होगा क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इसके पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 के इक्वल होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया। तो एंगल ए आपका 45 है, तो एंगल बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा 135। बताओ ऑप्शन। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको फिगर कुछ इस तरह से गिवन है, राइट। इसमें आपको कहा जा रहा है इन द गिवन फिगर पी एंड क्यू आर सेंटर। पी जो है इस सर्कल का सेंटर है और क्यू जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है जी। इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी, ये बी और सी पर क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ए सी डी ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। देन द मेजर ऑफ एंगल बी क्यू डी, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है जी। अब ये देखो, ये एक आर्क है, इस आर्क पे एंगल कितना बन रहा है 150 डिग्री। इसी आर्क पे देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला, ये भी टच हो रहा है, तो अगर ये 150 है तो बाय थ्योरम 9.7, ये होगा आपका 75, इसका आधा। मेरी बात समझ में आ रही है कि एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल ए पी बी होगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो ये 75, ये 75, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 by 180 माइनस 75 105, ये 105 हो गया। अब देखो, अब यहाँ देखो, ये भी तो एक आर्क है, इस आर्क पर ये एंगल बन रहा है। अब ध्यान से देखो, जब इस तरह से होता है तो उसकी अपोजिट साइड, जब ये एंगल ऐसे था तो इसकी अपोजिट साइड, समझ में आ रहा है। मतलब ये एंगल ऐसे आ रहा है, पूरा इस तरह से आता है, ये ऐसे आया है और इसके साथ ये वाला एंगल। अब ये एंगल आपका ऐसे है, लेकिन ये तो ऐसे है ना, ये तो उसकी तरफ हो रहा है, यानी कि इसका जो इसके रिस्पेक्ट में जो सेंटर वाला एंगल होगा वो ये वाला होगा, समझ रहा है। यानी कि ये वाला जो एंगल है वो एग्जैक्टली इसका क्या होगा, डबल होगा। अब मैं 105 का अगर डबल करता हूँ तो 2 5 जा 10, ये आएगा 210, तो ये एंगल हो गया 210। लेकिन मुझे तो ये निकालना है, ये आपको पता पूरा एंगल कितना होता है 360, तो ये वाला जो एंगल आपको निकालना है से एंगल 1, ये एंगल 1 कितना होगा 360 से आप 210 कर दो, तो ये हो गया 0 6 माइनस 1 कितना होगा 5, तो चेक करो 150 डिग्री आपका आंसर होगा 150 डिग्री। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। एक तरफ 2 है, एक तरफ 2.5 है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप √5 की वैल्यू देखोगे तो 2.2 समथिंग होती है जो इसके बीच में आ रहा है, और ये रैशनल नंबर भी है, तो राइट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन द इक्वेशन। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x इन द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है 5y माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, तो ये 5y हो गया, y को लेफ्ट हैंड साइड में रखे, बाकी सारी वैल्यू राइट हैंड साइड पे ले जाओ। माइनस 3x यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, माइनस 10 यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या होगा प्लस 10। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 10, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3x प्लस 10/5, ऑप्शन डी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल प्रोड्यूस इन ऑर्डर देन द सम ऑफ द 3 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड। देखो जी, एक ट्राइंगल है आपका, राइट, एक्सटीरियर एंगल, तो इसको कुछ ऐसे ले लो, एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, ठीक है, और इसको कुछ ऐसे ले लो,
एक एक्सटीरियर एंगल ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2 और इसको ले लेते हैं, ये हो गया 3। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू पूछी गई है। इसको ले लेता हूँ मैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको ले लेते हैं C। क्या आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर जो एंगल 1 होगा वो 180 माइनस एंगल A होगा? यस और नो? भाई पूरा लीनियर पेयर होगा तो 180 में से इसको माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा। इसी तरह से जो एंगल 2 होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल B। इसी तरह से जो एंगल 3 होगा ये क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल C। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम आपसे पूछा जा रहा है, तो तीनों को ऐड कर दो, तीनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड। तो ये तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 180 को 3 टाइम्स ऐड करोगे ये हो जाएगा 540। कितना आएगा? 540 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा, ये तीनों माइनस को कॉमन ले लिया तो तीनों प्लस एंगल A और इन तीनों का सम कितना होगा? 180। तो बेसिकली ये हो गया 540 माइनस 180, तो कितना हो गया? 360। तो राइट आंसर इज सम ऑफ 3 एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल जो होता है आपका वो 360 डिग्री होता है। दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। किस पॉलिनोमियल का x प्लस 1 फैक्टर होगा? देखो भाई x प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो x इक्वल टू क्या होगा? -1। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक तो ये मेथड है। अब आप -1 पुट करो, जिसमें 0 आएगा ये उसी का फैक्टर होगा। जैसे मैं फर्स्ट वाले में अगर -1 वैल्यू पुट करता हूँ तो x क्यूब है तो -1 की पावर 3, 2x स्क्वायर है तो -1 रेज़ टू पावर 2, फिर x की जगह -1 और -2, यही है। तो ये -1 ये +1 होगा क्योंकि पावर में इवन है, तो ये हो जाएगा +2, ये +1, तो यही 0 आ गया। तो यही आंसर है आपका। That is option A. Question is question number 18. If a solid sphere of radius r, एक स्फेयर है रेडियस r, स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है? r। आपने इसको क्या किया? मेल्ट किया, और मेल्ट करके आपने क्या बना दिया? कोन बना दिया। अगर एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होता है? इक्वल होता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है आपका वो इस वॉल्यूम ऑफ कोन के क्या होगा? इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई। अब इसके रेडियस को क्या लेट इसका रेडियस हम ले लेते हैं, सेम मैं इसका रेडियस ले लेता हूँ कैपिटल R। लेट रेडियस ऑफ कोन भी कैपिटल R। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें कहा जा रहा है कोन ऑफ हाइट r, यानी कि जो इसकी हाइट है वो भी क्या है आपका? पहले तो मैं यहाँ पर h ही लिख लेता हूँ, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो हाइट है वो भी स्मॉल r के इक्वल है। तो जब मैं इसकी जगह r लिखूंगा तो r से तो ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचा क्या आपके पास? r स्क्वायर इक्वल टू 4r। 4r का मतलब 2r का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो ये किसके इक्वल आएगा? 2r के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। कोई डाउट? क्लियर हो गया? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि अगर असर्शन क्या है आपका कि अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। साइड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो उसका एरिया कितना होगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो ये तो भैया 9√3 आ रहा है और वो कितना कह रहा है? 9। तो ये तो फॉल्स है, असर्शन तो फॉल्स है। फिर रीजन में कह रहा है ऑल साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। हाँ ये ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नहीं ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, पॉइंट क्या है आपका? -3/2 k is a solution of the linear equation 2x plus 3 = 0। देखो यहाँ पर x भी है और y भी है। अब इसको x और y में आप कैसे ले सकते हो? 2x plus 0 into y plus 3 = 0। अब कह रहा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k। अब मैं यहाँ पर k की कोई भी वैल्यू रखूँ, k कांस्टेंट है, कुछ भी रखूंगा ये तो 0 ही रहेगा, और x की जगह क्या आएगा? -3/2। ये 0 प्लस क्या होगा? 3, 2 से 2 कट के ये 0 = 0 तो आ रहा है। तो ये तो सही है कि k की मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रखूँ ये इक्वल ही आएगा, ये इसका सॉल्यूशन ही रहेगा।
बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आएगी, राइट। असर्शन तो आपका ट्रू है। फिर कहा जा रहा है लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नहीं, ये गलत है। आपको कहा जा रहा है, देखो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी और कहता है इसको 2 वेरिएबल में कैसे लिखा जाएगा, ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। ये आपको कहा जा रहा है कि इसको इक्वल टू 0 ऐसे लिखा जाएगा। नहीं, अगर y है ही नहीं तो आप y कैसे लिख सकते हो? अगर लिखना भी है तो कैसे लिखोगे, ax प्लस 0y प्लस b इक्वल टू 0। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी a is 2 but r is false। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट। और नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज find the area of triangle two sides of which are 8 and 11 centimeter and perimeter is 32 centimeter। तो देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ट्राइंगल गिवन है, से दिस इज द ट्राइंगल एज पर क्वेश्चन टू साइड्स ऑफ विच आर, से इसकी एक साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर और एक साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर। अब एज पर क्वेश्चन आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है तो उसी तरह से ले लेते हैं ए बी एंड सी। और जो ए सी साइड है आपकी वो कितनी है 11 सेंटीमीटर और बी सी साइड जो है आपकी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, हालांकि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। अब आपको पता पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से हम बहुत ही इजीली सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करो, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 16। इसके अलावा फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 32। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का मतलब हो गया ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ये किसके इक्वल है आपका 32 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है आपका 32 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब ए सी कितना है 11, ए बी आपको फाइंड करना है प्लस बी सी कितना है आपका 8। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वल टू कितना है आपका सारा ये 32। तो 11 प्लस 8 कितना हो गया 19। तो ए बी कितना हो जाएगा 32 माइनस 19। 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना आ गया आपका 13। ये कितना आ गया आपका 13। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एस बी आ गया, से इसको मैं ले लेता हूँ ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। अब बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहोगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन ए बी सी क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब s की वैल्यू कितनी आई थी 16, तो s की जगह क्या हो जाएगा 16। 16 माइनस ए आपका क्या है ए सी की वैल्यू क्या है 11। 16 माइनस बी आपका क्या है ए बी की वैल्यू कितनी आई है 13, तो इसको 13 कर दो। 16 माइनस सी आपका क्या है बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी 8। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। कोई डाउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 8। क्लियर है जी यहाँ पे, ठीक है। नाउ जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 13 3 और 16 माइनस 8 16 को मैं क्या ले सकता हूँ 2 इंटू 8, साथ में क्या है 8 और ये क्या हो गया 5 इंटू 3। हाँ मेरे पास समझ में आ रही है। 8 का पेयर बन जाएगा, बाकी क्या रह गया 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। And this is the final answer of this question. Next question is question number 22. Question is prove the exterior angle formed by producing a side of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle. Okay. First of all, आप ये बताओ क्या मैं कैन आई से दैट, जैसे कि एक ये सर्कल है और इसके अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ,
क्या आप लोग एग्री करते हो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब आपको कहा था प्रूव द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसिंग अ साइड। इसकी आप एक साइड को प्रोड्यूस यानी कि एक्सटेंड कर दो। अब ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया इसका। ये वाला एंगल क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। से द क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी एंड डी। तो गिवन में क्या लिखोगे? इसको आपने एक्सटेंड कर दिया ए बी को टू पी। गिवन क्या हो गया? ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन विच एंगल सी बी पी इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर कहा जा रहा है आपको प्रूव करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल सी बी पी मीन्स ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल सी बी पी, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल किसके इक्वल होगा? एंगल ए डी सी। ये आपको प्रूव करना, इंटीरियर और अपोजिट वाला। अब कैसे प्रूव करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी ये 180 के इक्वल होगा। Why? Because opposite angle of cyclic quadrilateral. Because sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब कैन आई से दैट ऑल्सो एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी ये भी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री। अब इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब क्या करोगे? फ्रॉम 1 एंड 2 राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो क्या कहोगे? एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी पी। तो ए बी सी कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अ राइट ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड 5, 12 एंड 13 इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। इसको ऐसे समझो, देखो रिवॉल्व किस साइड पर हो रहा है 12, तो वो आपका वो होगा परपेंडिकुलर। जिस साइड पर रिवॉल्व हो रहा है उसको क्या लोगे? परपेंडिकुलर। तो ये कुछ इस तरह से आप ट्राइंगल बना दो। अब ये ट्राइंगल रिवॉल्व हो रहा है, मीन्स ये जो जिस साइड पर रिवॉल्व हो रहा है उसको फिक्स कर दो। अब ये रिवॉल्व होगा, तो जब ये रिवॉल्व होगा तो रिवॉल्व होते हुए फिर ये इस तरफ आ जाएगा। जब रिवॉल्व होगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो बेसिकली जब ये पूरी तरह से ऐसे से घूमेगा तो ये आपका एक कोन बनेगा। ये क्या बनेगा? आपका एक कोन, जिसमें ये वाली जो साइड है ये क्या है? 12 से ओ ए और ये हो गया आपका बी। नहीं, राइट ट्रायंगल ए बी सी, आपको ए बी सी कहा गया है तो इसको ले लो बी और इसको ले लो सी। तो बी सी जो है वो तो हो गया। आपको पता राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो ये तो हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। बी सी आपका रेडियस है, ये कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑब्टेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, हेयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम ऑफ कॉन। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर क्या होगा आपका? 5, तो 5 स्क्वायर, और एच क्या होगा आपका? 12, तो 12। तो इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, तो 100 पाई
सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द फाइनल आंसर, और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। देखो फिगर आपको क्वेश्चन में कुछ इस तरह से गिवन है, इसमें कहा जा रहा है एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इसके सारे एंगल 60 डिग्री इक्विलैटरल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल क्या होगा 60 डिग्री। फाइंड एंगल एडीसी, तो आपको एक एंगल ये फाइंड करना है एडीसी एंड एंगल एईसी, और आपको एक एंगल ये फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कैन आई से दैट हेयर एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एडीसी। दोनों का देखो सेम सेगमेंट है, ये भी एसी पर बना हुआ है और ये भी एसी पर बना हुआ है, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एंगल एडीसी है आपका, एडीसी ये भी कितना होगा 60 डिग्री, एंगल एडीसी कितना होगा 60 डिग्री। अच्छा नाउ कैन आई से दैट एंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल एईसी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। मैंने ऐसा क्यों कहा, बिकॉज ABCE इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये इसका रीजन हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ABC कितना है आपका 60, तो AEC कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एंगल AEC इज इक्वल टू 180 माइनस ABC, और ABC कितना है आपका 60, तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी कहानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शनल क्वेश्चन है। प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट अ कोड, जैसे कि मान लो दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24, आपको एक सर्कल गिवन है राइट, और से दिस इज द कोड, मैंने इसको क्या ले लिया कोड, और मान लेते हैं ये आपका सेंटर है, सेंटर से जो लाइन पास होगी एग्री करते हो वो डायमीटर है, सेंटर ऑफ सर्कल से जो लाइन पास होगी वो क्या डायमीटर, तो ये जो लाइन है ये इस सर्कल का क्या है डायमीटर है, और ये क्या है आपका कोड है। आपको कहा जा रहा है प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ए सर्कल विच बाइसेक्ट अ कोड, कोड मैं ले लेता हूँ ए बी, और मान लेते हैं ये इसको बाइसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहा है पी पॉइंट पर। ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर, यानी कि ये जो कोड सेंटर पे एंगल बना रही है ये इसको भी बाइसेक्ट करेगा डायमीटर, ये आपको प्रूव करना है। ऑल्सो बाइसेक्ट द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो बेसिकली आपको प्रूव करना है कि ये जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या होगा इक्वल होगा, कि ये जो डायमीटर है उस कोड को बाइसेक्ट कर रहा था। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सो डायमीटर हो गया आपका पी क्यू, गिवन क्या है डायमीटर पी क्यू ऑफ सर्कल बाइसेक्ट कोड ए बी। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली इसको क्या करेगा इक्वली डिवाइड करेगा, दैट इज जो आपका AP है वो किसके इक्वल होगा, वो PB के इक्वल होगा, जो आपका AP है वो किसके इक्वल होगा PB के। अब हमें कहा जा रहा है डायमीटर जो है सेंटर में जो कोड के थ्रू एंगल बन रहा है इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल राइट। अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये कॉमन है, तो आपने क्या किया जब आप प्रूव करोगे हम दो ट्राइंगल कंसीडर करें OPB, मैंने दो ट्राइंगल लिए AOP, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP। फर्स्ट ऑफ ऑल OA किसके इक्वल है OA इज इक्वल टू OB, वाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। देन OP कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, देन AP इज इक्वल टू PB, AP इज इक्वल टू PB, बाय गिवन है
क्या है आपका? इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय SSS, बाय SSS। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ विच इम्प्लाइज एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रीजन CP/CT। ये तो प्रूव करना था, हैंस क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड वेदर द गिवन इक्वेशन ऑफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, पुट इसको इक्वेशन 1 ले लो, पुट x इक्वल टू 2 और चेक करना y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। तो इसको पुट कर दोगे इन इक्वेशन 1, इसको आप पुट कर दोगे इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9। तो 9 9 के इक्वल आ रहा है, 9 9 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। भाई अगर इनको पुट करके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, अब ये नहीं आती तो सॉल्यूशन नहीं होता। यही था ना क्राइटेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 25 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन। भी आपको इस तरह से टेबल गिवन है, यहाँ x है, यहाँ y है। x की वैल्यू गिवन है 1 तो y की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है। ठीक है, आर थॉट टू सेटिस्फाई अ लीनियर इक्वेशन, तो आप क्या करो, आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाओ कि x और y की क्या वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं जो इस लीनियर इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। देखो इसको मैंने ले लिया 0 1 2 3, यहाँ भी आ गया 1 2 और 3, यहाँ हो जाएगा -1 -2 और -3, और इसी तरह से आगे जाओगे तो ये हो जाएगा -1 -2 और -3। तो 1 पर 1 कहीं यहाँ आ जाएगा और 2 पर 3 कहीं यहाँ आ जाएगा, राइट। तो जब आप इसको इस तरह से बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे ऐसे आएगा। अब ये x को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर आप रफली थोड़ा देखो तो ये x को इंटरसेक्ट कर रहा है 1/2 पर। ठीक है, प्रॉपरली अगर आप बनाओगे इसको तो ये y को इंटरसेक्ट करेगा, जब ग्राफिकली बनाओगे तो y को ये इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं -1 पर करेगा। किस पर करेगा, -1 पर। ठीक है, तो ये x को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1/2, तो मैं इसको कह सकता हूँ 1/2, और y को किस पॉइंट पर करेगा -1 पर, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो जाए, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 1/2, 0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, y वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0, -1। तो बस यही कहा जा रहा था आपको, वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू क्या है 1/2, y की वैल्यू -1। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, सेक्शन सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन सी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द सैंपल पेपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। √2 + √3 अपॉन 3√2 -2√3 इक्वल टू a - b √6। तो आपको कहा जा रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इस वैल्यू को क्या करोगे, पहले रैशनलाइज। तो ये हो गया √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3। रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा 3√2 + 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3 इक्वल टू में ये एज इट इज चलता रहेगा आपका, इक्वल टू में ये आपका एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो जी, √2 इंटू 3√2 + 2√3 प्लस √3 इंटू 3√2 + 2√3
ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी रूट 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ रूट 2 को रूट 2 के साथ करोगे 2 2 3 जा 6 प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 2 रूट 6 प्लस ये हो जाएगा 3 रूट 6 और प्लस हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो ये कितना हो गया आपका 6। भाई रूट 3 इंटू रूट 3 3 3 2 जा 6, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12 और ये इक्वल टू में क्या हो गया a माइनस बी रूट 6। ये क्या हो गया आपका a माइनस बी रूट 6। ये क्लियर हो गया, ठीक है। 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपका 12 और प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 रूट 6 और 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा a माइनस बी रूट 6। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जी, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 12/6 प्लस 5/6 रूट 6 इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, तो जब आप कंपेयर करोगे तो a किसके इक्वल होगा 2 के, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी देखो रूट 6 के साथ यहाँ पर क्या है माइनस बी और यहाँ पे क्या है 5/6, तो माइनस बी किसके इक्वल होगा 5/6। तो इसका मतलब a तो आपका 2 होगा, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो b क्या हो जाएगा -5/6 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 27 इज आपको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है x³ -23x² प्लस 142x -120। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जी, ये आपका कांस्टेंट है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल है मैं बोल सकता हूँ ये x वेरिएबल में है। पूरा पॉलिनोमियल किस में, x में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इसका फैक्टर होगा। कांस्टेंट के फैक्टर को पुट करके देखना होता है। तो p of 1 क्या हो जाएगा, p of 1 रेज़ टू पावर 3 -23 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 142 इंटू 1 -120। तो ये हो जाएगा 1 -23 प्लस 142 -120। तो 142 प्लस 1 143 और -23 -120 -143, तो आ गया ना 0। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, दैट इज अब ये +1 यहाँ पे जाएगा तो -1, यानी कि यहाँ से इसका एक फैक्टर मिल गया कि x -1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। इसके बाद क्या करोगे, बाकी फैक्टर के लिए हाँ इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे, यानी कि हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया, क्या आ गया x -1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, x -1 से px को डिवाइड करेंगे, x³ -23x² प्लस 142x -120। ये क्लियर हो गया। x³ से x को डिवाइड करोगे क्या आएगा, x² इंटू x, x³ -1 इंटू x² -x², ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। राघव थोड़ा धीरे, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। यह आपका कैंसिल, -23 प्लस 1 -22x² प्लस 142x -120 -22x² से अब आप x को डिवाइड करो, 22x आएगा, क्या आएगा -22x। ये समझ में आ गया। x इंटू -22x क्या होगा, -22x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 22x, ये भी प्लस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल। ये आ जाएगा 120x, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 120। ये बात समझ में आ रही है। 120x से x को डिवाइड करोगे प्लस 120 आएगा, तो 120x और ये हो गया -120, तो प्लस और माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 0।
समझ में आ गया? तो रिमेनिंग फैक्टर कहाँ से मिलेंगे आपको? नाउ अब आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज। नाउ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। तो फैक्टर आपको बनाने 120 के ऐसे कि 22 आ जाए, तो 12 और 10 माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। कोई डाउट? ये बात भी समझ में आ रही है? ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12, माइनस 10 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 12। तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? x माइनस 12, और दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 10। तो देखो डिग्री कितनी थी? 3, 3 फैक्टर होने चाहिए। देयरफॉर एक फैक्टर तो था x माइनस 1, दूसरा x माइनस 12 एंड x माइनस 10 आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कितना है आपका? 32 सेंटीमीटर। फिर रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस। अब आपको इक्वल साइड और बेस का रेशियो क्या दिया हुआ है? भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। जैसे कि मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड्स इक्वल है और ये इसका क्या है? बेस है। तो इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो गिवन है आपको दैट इज 3:2, दैट इज 3:2। तो इक्वल साइड का रेशियो अगर 3 है तो दोनों इक्वल साइड क्या हो जाएंगी? 3x और 3x, और बेस का रेशियो 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2x। तो अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? तो देखो जी, तो अब पैरीमीटर कितना है? 32। अब पैरीमीटर क्या होता है? साइड प्लस साइड प्लस साइड, यही होता है ना पैरीमीटर। ये किसके इक्वल हो गया? 32। 3 प्लस 3 6, 6 और 2 8, 8x 32 हो गया। तो x हो जाएगा 32/8, तो x कितना हो जाएगा? 4। 4 का मतलब ये साइड 4 3 जा 12, ये भी साइड होगी 12 और ये साइड कितनी होगी? 8। अब पैरीमीटर अगर 32 है तो सेमी पैरीमीटर s क्या होगा? पैरीमीटर का हाफ, तो ये हो गया आपका 16। नाउ एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है? s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो ये हो जाएगा s की जगह क्या आ जाएगा? 16 माइनस 12 4, इसको a ले लेते हैं। b हो गया 16 माइनस 8, कितना हो जाएगा? 8, और ये हो गया c 16 माइनस 12 अगेन 4, यहाँ पर 4 आएगा। क्या आएगा? 4। 16 माइनस 12 4, 4 इंटू 4 16, 16 और 16 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता है 8 को, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो 8 हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो पूरा स्क्वायर तो नहीं होगा, लेकिन 2 का पेयर तो मिल गया। इस 2 को भी बाहर ले जाओ, तो फाइनल आंसर हो गया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका। पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 480 मीटर। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है आपका। आपको कहा जा रहा है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है? 480 मीटर। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 480 मीटर और इसकी साइड्स का रेशियो गिवन है आपको 1:2:3 और आपको एरिया निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फर्स्ट साइड को क्या ले लोगे? x, सेकंड साइड 2x, थर्ड साइड 3x। अब पैरीमीटर 180 है तो इस इक्वेशन के हिसाब से तीनों का सम किसके इक्वल होगा? 480 के। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6x कितना हो गया? 480। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 8 दा 48 80। तो ये जो साइड आपकी x है, देयरफॉर साइड्स आर जो x है वो तो 80 और जो 2x है वो 80 × 2 दैट इज 160 मीटर और जो 3x है वो हो जाएगा 80 × 3 दैट इज 240 मीटर। अब पैरीमीटर की बना है तो s की वैल्यू भी आ जाएगी। s क्या होता है? पैरीमीटर का हाफ 480/2, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ एरिया, फॉर्मूला आपको पता है, मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ। √s, s की जगह 240
s माइनस ए 240 माइनस 80 करो, 240 माइनस 80, 0 14 माइनस 8 6, तो कितना आ गया 160। s माइनस बी 240 माइनस 160 ये हो गया 80, और s माइनस सी 240 माइनस 240 कितना हो गया जी 0। ये बात समझ में आ रही है, कितना हो गया आपका 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका, इसको क्या ले सकता हूँ मैं 24 इंटू 10, ये हो गया 16 इंटू 10, और ये हो गया 8 इंटू 10, कोई डाउट, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, ये हो जाएगा आपका, तो इट विल बी इक्वल टू 24 हो जाएगा फर्दर आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 10 का तो पेयर बन गया तो उसको बाहर कर दो, 10 का पेयर बन गया, ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो इसको भी बाहर ले लो, इसको भी क्या ले लो बाहर, बच्चा क्या 8, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये क्लियर हो गया जी, ठीक है। और एक 10 बचा है आपका, 10 को आप ले सकते हो 2 इंटू 5। अब देखो 10 इंटू 4, 2 का पेयर तो 2 रूट से बाहर हो जाएगा, 2 का पेयर ये भी बाहर हो जाएगा, 2 का पेयर ये भी बाहर हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 इंटू 10 320 रूट 30 मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू a y इक्वल टू 0। भैया आपको कहा जा रहा है x इक्वल टू a y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू b, आपको सॉल्यूशन इस फॉर्म में फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। आपके दो इक्वेशन है, देखो डू दे हैव एनी कॉमन सच सॉल्यूशन। एक इक्वेशन है 5x प्लस 3y इक्वल टू 15, और दूसरी इक्वेशन है आपकी एंड 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। आपको इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में निकालना। तो देखो से इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करोगे आप, पुट से x इक्वल टू 0 पुट कर दो इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 में तो क्या होगा, जब आप x को 0 लोगे तो 3y किसके इक्वल आ जाएगा 15 के, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। फ्रॉम 2 जब x की जगह 0 पुट करोगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 और y इक्वल टू 5। देयरफॉर आपके पास एक सॉल्यूशन, इक्वेशन 1 का क्या आ रहा है, जब x 0 तो y 5, और इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है, जब x 0 तो y 5। अब क्या करो, अब इस फॉर्म में आ जाओ कि y की जगह क्या कर दो, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो y की जगह 0 पुट करो तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, तो x इक्वल टू 3, ये तो आ गया फ्रॉम 1। फ्रॉम 2 क्या होगा, जब y की जगह 0 पुट करोगे 5x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 और x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो 1 से सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब उसने पूछा था दोनों में कुछ कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन सॉल्यूशन देखो ये वाला है, ये भी 0 5 और 0 5। तो आप क्या कहोगे 0,5, नाउ 0,5 इज अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन का आपने इस फॉर्म में सॉल्यूशन निकाल दिया और फिर जो कॉमन है वो भी बता दिया। यही आपका क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव अ कॉमन बेस। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या कॉमन बेस है, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, एग्री करते हो, तो दोनों का बेस कॉमन। ये ऐसे भी तो बन सकता है कि ये आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो इसके अंदर ऐसे बन जाएगा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है।
दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से बन सकता है आपका। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड ट्राइंगल है आपका वो कुछ ऐसे बन सकता है आपका। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मान लो ये हो गया ए बी सी, तो ऐसे ये हो गया ए बी सी। जो फोर्थ ट्राइंगल है आपका, जो फोर्थ ट्राइंगल का वर्टेक्स है उसको, मतलब जो सेकंड ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स डी है, इसका भी डी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और मान लेते हैं ये जो ट्राइंगल, ये मैं जॉइन ए डी, तो ये इसको किस पॉइंट पर टच कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ऐसे जब आप इसको भी टच, सेम इफेक्ट होगा। ये भी BC को किस पर इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे भी BC को किस पर इंटरसेक्ट करेगा, ई पर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको क्या गिवन क्या है, पहले तो आप ये लिखोगे, गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल, आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। अब आपको जो कहा गया है, ये जो मैंने लाइन ज्वाइन की है, ये इसीलिए ज्वाइन की है, देखो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि जो लाइन इनके वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है, तो वो कौन सी लाइन है, ए और ई। हमें प्रूव करना है ये जो ए ई है ये इसको बाइसेक्ट करेगी राइट एंगल पर। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 1, ये एंगल 2 बाइसेक्ट करेगी राइट एंगल पर। तो आपको बेसिकली प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको कि एंगल, एक तो बी ई इक्वल टू ई सी बाइसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है कि एक तो ये चीज़ दोनों इक्वल हो और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो। ये आपको प्रूव, परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट है, ऐसे जैसे समझ में आ रहा है अपन। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करें, समझ आ गया? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो लाइन इनके वर्टेक्स को, तो ये मैंने ज्वाइन जो किया था इसलिए किया, एक्चुअली डॉटेड भी नहीं बनेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। क्वेश्चन में कहा गया कि जो लाइन इनके वर्टेक्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर रही है वो इसके बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी, तो यानी कि BC का प्रूव करना है। समझ आ रहा है? अब इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल देखो, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, आप एक के ऊपर फोकस करो, दूसरे का सेम इफेक्ट है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, यहाँ समझ में आ रही है? ठीक है, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, AB जो है वो AC के इक्वल है, ABD में से AB और AC दोनों सेम है। क्वेश्चन में कहा गया आइसोसेलस है। आइसोसेलस का मतलब AB जो है वो AC के इक्वल है और BD जो है वो DC के इक्वल है। तो आपने यही कहा भैया यहाँ से AB तो यहाँ से AC, ये गिवन है। फिर आपने कहा AD जो है वो दोनों में कॉमन है, AD और यहाँ पे भी AD, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। ये भी क्लियर हो गया। फिर आपने कहा कि BD जो है वो DC के इक्वल है, इसका BD और इसका DC, तो BD जो है आपका वो DC के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ऐसा है, ये भी क्यों इक्वल है, गिवन, ये क्या है आपको गिवन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। रीजन क्या होगा, SSS। रीजन क्या होगा, SSS। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CP/CP। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो जी, अब आप दो ट्राइंगल ये ले लो, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE, मीन्स ABE और ACE। अब वो एक में फोकस करो, दूसरे का सेम इफेक्ट है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने कहा AB इक्वल टू AC, कह सकता हूँ, यह गिवन है। AB इक्वल टू AC क्या आपको गिवन है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है,
एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अभी आपने क्या किया, प्रूव किया, तो क्या कहोगे, प्रूव्ड अबव, प्रूव अबव। फिर क्या कहोगे, ये हो गया साइड, फिर एंगल, फिर ये साइड। ए ई जो है आपका वो ए ई के इक्वल है, ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी, है ना, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज, एक तो बी ई जो है वो सी ई के इक्वल होगा, एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई आपकी, एक चीज़ तो प्रूव होगी। अब प्रूव करना है दोनों एंगल इक्वल है और 90 डिग्री। अब क्या ना से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 1 2 के इक्वल है तो 2 की जगह भी क्या ले लो, 1 इक्वल टू 180। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 कितना हो गया, 90, एंगल 1 कितना हो गया, 90। तो एंगल 1 90, तो एंगल 2 के इक्वल है। तो दैट इज क्या प्रूफ हो गया, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच। तो होगी सारी चीज़ें प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो लाइन इन दोनों के वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है वो इस ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर। दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक ये और एक। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको क्या कहा जा रहा है, एक ट्राइंगल ले लो आप पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर एस, इस तरह से। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, ट्राइंगल, a triangle PQR, a triangle PQR in which S is a point, S is a point on side QR, S is a point on side QR. Now what we have to show, we have to show that PQ plus QR plus RP is greater than twice of PS। तो इसमें आप यूज़ करोगे, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ट्राइंगल आप लो, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, मान लो इसकी एक साइड ए है, बी है और सी है। तो इसमें ये ट्राइंगल कब माना जाएगा, जब सम ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड का सम करोगे तीसरी से बड़ा ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, जब आप प्रूव करोगे तो देखो मैं बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल नॉट पी क्यू आर, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। अगर मैं पी क्यू एस लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। ये पी एस से क्या होगा, बड़ा होगा। यही क्वेश्चन नंबर 1। वाई, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड, sum of any two sides of triangle is always greater than third side, is always greater than third side। कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब आप ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस, राइट साइड में आपको पी एस को रखना, तो बाकी की दो साइडें क्या होगी, पी आर प्लस आर एस, ये भी किससे बड़ा होगा, पी एस से। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, इसकी तीसरी साइड यही है। दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस। तो ये बड़ा, ये भी बड़ा, तो ये दोनों मिलके भी बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। अब देखो जी, आपको चाहिए पी क्यू, तो ये रहा आपका पी क्यू, प्लस ये आपको क्यू आर, तो क्यू एस प्लस क्यू एस, एक तो क्यू एस को ले लो और आर एस को ले लो। अगर मैं क्यू एस और आर एस को मिला दूंगा इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, क्यू आर। तो ये हो गया जी क्यू आर। बाकी क्या बचा, पी आर, पी आर को आप आर पी कह सकते हो, और ये ग्रेटर होगा पी एस प्लस पी एस, दैट इज ट्वाइस ऑफ पी एस से। तो यही तो प्रूव करना है आपको,
समझ में आ रहा है? तो हैंस 2 क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट। Now next section is section D. Next section is section D. And question is question number 32. क्वेश्चन है इट बीइंग गिवन दैट रूट 3। देखो ये रूट्स की जो वैल्यू है उसको हम बाद में देखते हैं। पहले इसको जो आपको मेन वैल्यू है वो क्या गिवन है 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। आपको कहा जा रहा है फाइंड अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, यानी कि इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ये तो क्लियर है कि डेसिमल में आएगा, और वो कह रहा है जो डेसिमल में आंसर आएगा वो 3 प्लेसेस तक, जैसे कि 4.563, तो डेसिमल का 3 प्लेसेस तक फाइंड कर रहे हैं। तो अभी हम रूट वाली वैल्यूज में नहीं जाएंगे, पहले इसको रैशनलाइज करके देखना है कि फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि उसी को पुट करना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, पहले रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, इनटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। इस तरह से रैशनलाइज करोगे, इस तरह से क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो a प्लस बी तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कनिष्ठ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या यूज करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन a स्क्वायर 9 रूट 5 स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9 रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 3 2 जा 6 रूट 5, और 9 माइनस 5 4, 9 प्लस 5 14 प्लस 6 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा आपका, 2, ये कॉमन ले सकता हूँ, मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 7 प्लस 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इससे आगे तो सॉल्व होगा नहीं। अब देखो 7 प्लस, अब बताओ रूट 5 की वैल्यू क्या है, 2.23। रूट 5 की वैल्यू की होना 2.236, 2.236 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6.708 डिवाइडेड बाय 2, ये आ रहा है आपका, यस सर, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 6.708। अब जब आप इसको सॉल्व करो 7 प्लस 6 13, तो ये हो गया आपका 13.708 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12.17, 2 8 जा 16, 1 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। तो देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शनल क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका कि 7 रूट 3 बाय रूट 10 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 5 बाय रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 2 बाय रूट 15 प्लस 3 रूट 2। ये आपको सिंप्लीफाई करना है, ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। तो वो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कैसे करना है, एक एक करके सबको सेपरेटली आप क्या करोगे, रैशनलाइज। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 7 रूट 3 बाय रूट 10, मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड से लिखता हूँ। अब देखो पहले जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो कैसे लिखोगे, 7 रूट 3 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 3। रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, रूट 10 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 3। यहाँ तक कोई डाउट? माइनस लगाओ, ब्रैकेट में रखो इसको, पहले इसको भी अलग से करते हैं। तो ये हो गया 2 रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5 इंटू क्या हो जाएगा, रूट 6 माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5। ये भी कहानी क्लियर। फिर माइनस लगाओ, इसको भी एक ब्रैकेट में रखो, 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 प्लस 3 रूट 2 इंटू रूट 15 माइनस 3 रूट 2 अपॉन रूट 15 माइनस 3 रूट 2। ये आपको पहले सेपरेटली ऐसे लिखो। प्रेजेंटेशन समझ में आ गई? गुड आउट।
ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका 7 7 रूट 10 ये हो गया रूट 30 माइनस 7 रूट 6 रूट 7 into 3 21 हाँ हाँ रूट 3 into रूट 3 3 7 3 जा 21 इसमें कोई डाउट? ये क्लियर हो गया था? ठीक है आगे देखो जी रूट 10 स्क्वायर सीधा लिखूं 10 माइनस रूट 3 स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसको आप लिखो ब्रैकेट में। ये क्लियर हो गया? आगे देखो जी रूट 6 into रूट 5 2 रूट 30 माइनस रूट 5 into रूट 5 5 5 into 10 रूट 6 स्क्वायर 6 माइनस 5 1 रूट 6 का स्क्वायर 6 रूट 5 का स्क्वायर 5 6 माइनस 5 1 ये कहानी की क्लियर माइनस 3 रूट 15 into रूट 2 रूट 30 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा 80 रूट 15 स्क्वायर 50 माइनस 9 2 जा 80 ये कहानी क्लियर। चलो मैं आगे ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं 7 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा रूट 30 7 3 जा 21 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 ये भी क्लियर माइनस ये आपका एज इट इज रहेगा 2 रूट 30 माइनस 10 यहाँ से आप देखो ये आएगा माइनस 3 कितना आएगा माइनस 3 ठीक है। तो यहाँ से देखो मैंने 3 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या आ गया रूट 30 माइनस 6 और ये हो गया माइनस 3 तो 3 से तो 3 कैंसिल ठीक है। अब ध्यान से देखो 7 से 7 कैंसिल ये तो हो गया रूट 30 माइनस 3 ब्रैकेट ये हो गया 2 रूट 30 माइनस 10 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस तो पूरा सॉल्व हो गया ये। अब ब्रैकेट खोल दो तो ये क्या हो जाएगा रूट 30 माइनस 3 माइनस 2 रूट 30 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस रूट 30। अब ध्यान से देखो रूट 30 और रूट 30 2 रूट 30 प्लस और माइनस 2 रूट 30 कैंसिल कर दूं ये क्लियर हो गया माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 10 तो फाइनल आंसर क्या आएगा 1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कितनी मेहनत करने के बाद आंसर आया है 1 क्लियर हो गया ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। देखो आपको एक फिगर गिवन है फिगर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कुछ ऐसे गिवन है पहले तो एक लाइन गिवन है आपको दैट इज ए बी ये हो गया बी फिर एक लाइन आपको ऐसे गिवन इसमें ये क्या है आपका n और यहाँ क्या है आपका m और ये आपका पॉइंट है आपका c ये आपका पॉइंट क्या है c ठीक है जी। ये हो गया m ये हो गया b ये हो गया n ये हो गया c। अब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में गिवन तो है आपको दैट AB इज इक्वल टू BC एक तो ये चीज आपको गिवन है और आपको गिवन है m and n are मिड पॉइंट्स ऑफ m के लिए होगा AB और n के लिए होगा BC और ये क्या हो जाएगा जी रिस्पेक्टिवली ये क्या हो जाएगा रिस्पेक्टिवली टू शो what we have to show that AM is equal to NC AM किसके इक्वल है NC के इक्वल है ये कहानी क्लियर है ठीक है। चलो जी अब हम आते हैं प्रूफ पर यानी कि जो आपको शो कर रहा है। देखो हियर आपको गिवन है AB इक्वल टू BC ये मैंने क्यों लिखा बिकॉज इट हैज बीन गिवन। क्या मैं AB को लिख सकता हूँ AM प्लस MC लिख सकता हूँ तो ये हो गया AM प्लस MC और BC को क्या लिख सकता हूँ BN प्लस NC इसमें कोई दिक्कत ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है M जो मिड पॉइंट है M क्या है मिड पॉइंट तो इसका मतलब ये हो गया कि AM जो है वो मैं MB की जगह पे क्या ले सकता हूँ AM प्लस AM लिख सकता हूँ ना। M एंड N मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया दैट इज M इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है कि AM जो है आपका वो MB के इक्वल है
एंड इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है कि जो बी एन है आपका वो एन सी के इक्वल है। तो मैं एन बी की जगह ए एम लिख सकता हूँ, यस, क्योंकि मुझे ए एम भी चाहिए प्रूफ में, एन बी तो चाहिए नहीं। ऐसे में यहाँ पर किसको चेंज करूंगा, बी एन की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन सी। तो ये हो गया एन सी प्लस एन सी। कितने ए एम हो गए, 2 ए एम। कितने एन सी हो गए, 2 एन सी। तो 2 से 2 कैंसिल, ये तो प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप आओ सेकंड पार्ट। अब पार्ट 2 में क्या गिवन है आपको कि bm जो है किसके इक्वल है, bn। तो अगेन पहले जो गिवन है वो लिखोगे, व्हाट हैज बीन गिवन दैट bm इज इक्वल टू bn, ठीक है। और क्या गिवन है अगेन, m इज द मिड पॉइंट ऑफ, m इज द, देखो पहले पार्ट में जो बताया है इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अब सेपरेटली लिख सकते हो कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ ab। फिर आप लिखो दैट इज, इसका मतलब am इज इक्वल टू MB and n is the midpoint of BC. n is the midpoint of BC. That is BN is equal to NC. ऐसे ही लिख सकते हो, बता समझ में आ रहा है, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, to show we have to show that AB is equal to BC. We have to show that AB is equal to BC. ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ जी प्रूफ। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BM किसके इक्वल है, BN के। BM किसके इक्वल है, BN। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि BM is equal to BN। BM किसके इक्वल है, BN के, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया, देखो AM MD के इक्वल है ना, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, BM BN के इक्वल है, AM किसके इक्वल है, MD के, और BN किसके इक्वल है, NC के, ठीक है। BM किसके इक्वल है, NC के, बस समझ आ रही है, ठीक है। अब इसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, देखो AB बनाने के लिए आपको BM में AM चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं एडिंग AM to both side, तो बात बनेगी। ये तो हो जाएगा AM प्लस BM बनेगी, ये हो जाएगा AM प्लस BM, हो जाएगा ना। बोलो नहीं हो सकता, चलो आगे बढ़ो। आपको BM और BN की बना है, क्या की बना है, BM और BN, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। इसमें हम इजीएस्ट वे में क्या कर सकते हैं, BM इक्वल टू BN, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो BM प्लस BM, और ये हो गया BN प्लस BN। ऐसा देखो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ BM, ये हो गया ट्वाइस ऑफ BN, लिख सकता हूँ। ट्वाइस ऑफ BM को मैं क्या लिख सकता हूँ, BM प्लस BM, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्वाइस ऑफ BN को मैं क्या लिख सकता हूँ, BN प्लस BN, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो BM जो है आपका, यानी कि MB किसके इक्वल है, AM, तो क्या मैं इसकी जगह AM लिख सकता हूँ, प्लस में क्या हो गया BN। BN आपका किसके इक्वल है, NC, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे ये BN है और इस BN की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, NC, इसमें कोई दिक्कत है। तो रीजन मेंशन करो क्यों आपने ऐसा लिखा, बिकॉज ये जो BM है आपका यानी कि MB, बिकॉज AM जो है वो किसके इक्वल है, MB के, एंड जो BN है आपका वो किसके इक्वल है, इसीलिए आपने इनकी जगह ये वैल्यू लिखी। अब AM प्लस BM क्या हो गया आपका, AB, और BN प्लस NC क्या हो गया आपका, BC, हेंस प्रूफ। ये तो प्रूफ करना था, क्लियर है। चलो मैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, देखो इसमें आपको फिगर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 34।
आपको एक फिगर गिवन है दैट दिस इज ए बी, और ये हो गया आपका पॉइंट ओ गिवन है आपको, और यहाँ आपको फिर एक सेगमेंट गिवन है दैट इज सी डी, सी डी। क्लियर हो गया। और क्वेश्चन में देखो दिस इज द गिवन फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। गिवन क्या है आपको, पहले अगर हम गिवन की बात करते हैं, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, आपको वैल्यू ऑफ ये x डिग्री फाइंड करना है, ये वाला जो एंगल है जो क्या है x, तो आपको ये फाइंड करना है कि इस x डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर ये आपको एंगल गिवन है कितना 55 डिग्री, और ये एंगल कितना गिवन है 25 डिग्री, ठीक है जी। और यहाँ पर ये E है, E का कोई जरूरत है नहीं, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, शायद इसमें एरर है, E की जरूरत नहीं है, ठीक है, हवा में तो लटकाना नहीं है पॉइंट, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। हम क्या करेंगे, मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से ड्रॉ, लाइन को ले लेते हैं पी क्यू, क्या ले लिया पी क्यू, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल टू ए, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो जी पी क्यू या फिर ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, पहले तो आप यही कहोगे, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। फिर एट द सेम टाइम ए बी जो है आपका वो सी डी के भी पैरेलल है, ए बी जो किसके पैरेलल है, सी डी के, ये क्यों है आपका, ये आपको गिवन है। if two different lines are parallel to the same line then they are also parallel to each other, इसका मतलब ये हुआ कि जो PQ है आपका वो भी CD के पैरेलल हुआ, बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यस। नाउ सबसे पहले आप ये देखो AB जो है आपका AB किसके पैरेलल है, AB is parallel to PQ and BO is transversal, BO is ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, एंगल्स होगा, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है जी। तो एंगल 2 कितना हो गया 55 डिग्री, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी 55 डिग्री, ये कहानी क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आप देखो PQ is parallel to CD and OD is transversal, OD is transversal, तो क्या होगा जी, से इसको ले लो एंगल 3 और इसको ले लो एंगल 4, तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसका मतलब जो एंगल 4 है ये भी कितना हो गया 25 डिग्री, एंगल 4 है ये भी कितना हो गया 25 डिग्री, ये समझ आ गया। अब ये पूरा एंगल अगर मैं आपसे पूछूं विच इंप्लाइज एंगल BOQ, ये आपका हो गया 55 डिग्री प्लस 25 डिग्री, 55 प्लस 25, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। आपको जो निकालना है वो निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ BOQ। नाउ जो आपका x डिग्री होगा वो एक्चुअल में है क्या, वो रिफ्लेक्स है एंगल BOQ का, और किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकाला जाता है, वेरी गुड, 360 डिग्री से उसकी वैल्यू को माइनस कर दो, तो जब आप 360 डिग्री से एंगल BOQ जो आपका 80 डिग्री है इसको माइनस कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा आपका 280 डिग्री, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34 का ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। इसमें आपको फिगर गिवन है कुछ इस तरह से, ये जो एंगल है आपका वो कितना है 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, फिर यहाँ एक लाइन और गिवन है ऐसे जो इसके पैरेलल है, फिर एक लाइन और गिवन है जो इसके पैरेलल। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये पॉइंट आपका क्या है A, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज E, दिस पॉइंट इज E, ठीक है। फिर यहाँ से एक एंगल बनेगा आपका जो इसको क्या करेगा
ज्वाइन करेगा, ठीक है। और ये एंगल क्या है आपका Z, ये एंगल क्या है आपका Z, ये एंगल है आपका 65 डिग्री, ये एंगल कितना है 65 डिग्री, ये आ गया आपका Y, और ये जो पॉइंट है आपका ये आपका D, ये पॉइंट कितना है आपका D, ये हो गया आपका पॉइंट B और ये हो गया आपका X। और थोड़ा सा इसको लाइन सेगमेंट को ऐसा लोगे, यहाँ क्या पॉइंट है आपका G, यहाँ पॉइंट है H और यहाँ पॉइंट है आपका F, यहाँ क्या है हो गया, फिगर हो गई। और क्वेश्चन में आते हैं गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD is parallel to EF। क्वेश्चन में कहा जा रहा है AB is parallel to CD is parallel to EF। ये कहानी क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है एंगल, और क्या गिवन है एंगल DBG, एंगल DBG ये किसके इक्वल है, इक्वल टू x। फिर कहा जा रहा है एंगल EDH, एंगल EDH ये किसके इक्वल है, y। फिर कहा जा रहा है एंगल AEB ये किसके इक्वल है आपका z। फिर कहा जा रहा है एंगल EAB ये किसके इक्वल है आपका 90 डिग्री। फिर कहा जा रहा है एंगल BEF ये किसके इक्वल है आपका 65 डिग्री। तो फाइंड क्या करना है, XYZ। ये जो एंगल XYZ है आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि XY और Z ये जो एंगल है इनकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले देखो CD किसके पैरेलल है, EF। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ here CD is parallel to EF and DE is transversal। एग्री करते हो, and DE is ट्रांसवर्सल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ट्रांसवर्सल है और ट्रांसवर्सल के दो सेम साइड पे इंटीरियर एंगल क्या होता है, कोइंसिडेंट। वेरी गुड। तो मैं बोल सकता हूँ y plus 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स, इसमें कोई डाउट। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये आ गया 115 डिग्री। ये कितना आ गया 115 डिग्री। ये कहानी क्लियर, सॉरी। अब थोड़ा और आगे आओ, अब इन दोनों को देखो, AB is parallel to CD and BD is transversal। BD is transversal। BD is transversal। मैं बोल सकता हूँ x जो है y के इक्वल होगा, वेरी गुड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो y कितना है 115, तो x भी आ गया जी, x कितना आ गया 115 डिग्री, 115। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। x और y कॉरस्पॉन्डिंग है, लाइन के इंटीरियर इस लाइन के एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। चलो जी, ये भी हो गया आपका एंगल। अब आप देखो x आ गया, इसको मैं ले लेता हूँ एंगल से, इसको मैं लेता हूँ 1। तो क्या आप एग्री करते हो, नाउ x प्लस एंगल 1 जो होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पे क्या होगा, लीनियर पे। इसमें कोई डाउट, या और इजी बता देता हूँ, ऐसे कर लो आप, सिंपल सी बात है, ठीक है। नाउ क्या मैं बोल सकता हूँ AB is parallel to EF, भाई AB इसके पैरेलल है, इसके भी तो पैरेलल, सारे तो पैरेलल है, ठीक है। एंड AE is transversal, AE is ट्रांसवर्सल, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, which implies एंगल EAB, एंगल EAB प्लस एंगल AEF, ये होगा 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स होगा या नहीं होगा, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में दो इंटीरियर, पूरा एंगल ये पूरा इस लाइन को टच करेगा ऐसे, और ये पूरा, तो ये पूरा होगा ना को इंटीरियर एंगल, पूरे लाइन पैरेलल लाइन को टच करता है। आधा नहीं, ये पूरा लेना है, ये पूरा और ये,
तो EAB कितना है आपका 90 डिग्री प्लस ये हो गया आपका Z, ये पूरा एंगल जो AE है Z प्लस 65 इक्वल टू 180 डिग्री। गुड आउट। तो 90 प्लस 65 कितना 155। तो ये हो गया 155 डिग्री प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। तो Z इक्वल टू कितना 180 माइनस 155 25 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि x कितना 115, y कितना 115 और z कितना 25। And this is the final answer of this. Next question is question number 35. The following data gives the amount of manure in 1000 tons manufactured by a company during some years. आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है above data with the help of a bar graph. तो पहले तो यही काम करते हैं। तो ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ये ओरिजिन होता है। पहला ईयर क्या है 1992। फिर क्या हो गया आपका 1993, फिर 1993, फिर क्या हो गया आपका 1994, 1994, फिर क्या हो गया 1995, 1996, फिर क्या हो गया आपका 1996, 1997, फिर हो गया 1997। अच्छा बार ग्राफ में डायरेक्टली आपको जैसे ईयर गिवन है वैसे लेने होंगे, इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसको कोई किंक वाली वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं आपके कंटिन्यूटी में शो होंगे। ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं आपकी। तो ये आपको गिवन क्या है, ये आपको गिवन है ईयर। एक्स एक्सिस में क्या है आपके ईयर और वाई एक्सिस में क्या है मैन्योर इन 1000 टन्स। तो आपने लिखा मैन्योर इन 1000 टन्स। ठीक है। और वैल्यू क्या है 1535। तो एक ऑर्डर में अगर मैं 5 पर लेता हूँ 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 देन 30 35 40 और 45। तो 1992 की वैल्यू कितनी है 50। कितनी है 15। मैं इसको ऐसे ले गया, अगर आप पता ना इक्वल क्या होता है तो ये ऐसे हो गया। तो 1993 में कितना 35। तो ये आपका हो गया 35। तो ये आपका इस तरह से हो गया 35। ये भी हो गया जी। 1994 में 45। तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस में दिखाई दे रही है 1994 में। ये क्वेश्चन पूछा गया होगा आपसे। तो 1995 में कितना 30। तो ये 30 हो गया आपका, कहीं ऐसे आ जाएगा, ये आपका हो गया जी 30 हो गया। 1996 में कितना 40। तो ये आपका हो गया 40। ये आपका हो गया 40। तो 1997 में कितना 20। तो ये आपका हो गया 20। तो ये आपका इस तरह से हो गया 20। क्लियर हो गया। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। क्या हो गया फर्स्ट पार्ट। Indicate with the help of a bar graph the year in which the amount of manufactured by the company was maximum. bar graph की हेल्प से आपको इंडिकेट करना है। तो इंडिकेट कर दो कि ये भैया जो हमने ब्लू कलर में शेड किया हुआ है, ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है, इसी में जो है मैक्सिमम प्रोडक्शन। ठीक है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कंसेक्यूटिव ईयर ड्यूरिंग व्हिच देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज इन मैन्युअल प्रोडक्शन। मैक्सिमम डिक्रीज 1996 to 1997 1996 या 1997 डिक्रीज। तो देखो इसके बाद सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, क्योंकि इसके बाद ये तो फिर भी ऊपर है, लेकिन ये इसके बाद ये देखो इसमें आपका जो था ये कितना था अभी चेक कर लो। ये आपका 40 था और ये वैल्यू लास्ट वाली है 20। तो कितना डिक्रीज यहाँ पे जो डिक्रीज है इन दोनों सालों में ये आ रहा है 20। ये आपका 45 है और उसके नेक्स्ट है 30। यहाँ पे जो डिक्रीज आ रहा है आपका वो आ रहा है 15। ये 15 का हुआ बीच, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज कहाँ हुआ, यहाँ हुआ है। फाइनल आंसर क्या 20 ऑप्शन सी। फाइनल आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। सबसे ज्यादा जो डिक्रीज है वो किसमें है थर्ड पार्ट में 1996 टू 1997 में मैक्सिमम डिक्रीज है एंड 1997। दिस इज द आंसर। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी कंप्लीट। सेक्शन सी है डी। इसी के साथ हमारा सेक्शन डी कंप्लीट।
सेक्शन ई, जो कि आपका केस स्टडी वाला सेक्शन होता है, सेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? संजय एंड हिज मदर विजिटेड इन अ मॉल, ही ऑब्जर्व दैट 3 शॉप्स आर सिचुएटेड एट P, Q एंड R एज शोन इन द फिगर। देखो अगर हम फिगर की बात करते हैं तो इस तरह से आपको एक फिगर गिवन है, राइट? आपको एक सर्कल गिवन है। अब संजय ने क्या ऑब्जर्व किया? देयर आर 3 शॉप्स, वन इज एट पॉइंट P और दूसरी शॉप की लोकेशन क्या है? पॉइंट Q। और ये जो पॉइंट Q है, यहाँ से आप एक सेगमेंट लेते हो जो सेंटर ऑफ ए सर्कल से पास हो रही है, यानी कि मॉल जो है वो सर्कुलर शेप में है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। और एक जो शॉप है वो कहाँ पर है? पॉइंट R पर। He observed that 3 shops are situated at point P, Q and R as shown in the figure, from where they have to purchase things according to their need. They have to purchase things according to their need. Distance between shop P and Q is 8 मीटर। P and Q, P और Q के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 8 मीटर। तो इस डिस्टेंस को हम कितना ले लेते हैं? 8 मीटर। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 8 मीटर। ठीक है जी। फिर कहा जा रहा है एंड द बिटवीन शॉप P एंड R, P एंड R शॉप के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका? 6 मीटर है। वो कितना है आपका? 6 मीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 6 मीटर। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। कंसीडरिंग O एज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, O सेंटर ऑफ ए सर्कल है, तब आपको ये कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन में देखो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। आपको QPR बताना है, ये तो इजीली बता सकते हो। ये डायमीटर है और ये जो एंगल है डायमीटर के दोनों एंड को टच कर रहा है। फिर एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। एग्री करते हो? ये जो एंगल है आपका एंगल इन सेमी सर्कल है, देयरफॉर एंगल QPR ये किसके इक्वल होगा? ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हो गया क्लियर। चलो जी आगे चलते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मेरी बात सुनो, जैसे ये आपके पास आ गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है। इसका मतलब ये क्या है? राइट ट्रायंगल है। तो आप क्या लिखोगे? नाउ इन राइट ट्रायंगल विच वन? QPR। इन राइट ट्रायंगल QPR, QR स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। तो PQ कितना आपका? 8, तो ये हो गया जी 8 स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? 8 स्क्वायर प्लस PR कितना हो गया आपका? 6, तो ये हो गया आपका 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर हो गया आपका 64, 6 स्क्वायर हो गया आपका 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका QR स्क्वायर है, जो आपका QR स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? वो 100 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 100 के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। 100 का मतलब 10 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो QR कितना आ गया आपका? 10 मीटर। सॉरी, तो ये कितना आ गया आपका? 10 मीटर। अब ये तो डायमीटर है, हाफ कर देंगे। वेरी गुड। तो रेडियस कितना होगा? दैट इज डायमीटर, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ दैट इज 10/2 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो पार्ट 2 भी हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QSR। QSR तो कोई ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको और आपको कहा जा रहा है QSR। तो अगर मैं Q और S को ज्वाइन करता हूँ और S को R से ज्वाइन करता हूँ, S को किससे ज्वाइन करता हूँ? R से, तो क्या आप एग्री करते हो? मुझे ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में जो आपको एंगल निकालना है दैट इज एंगल QSR। सिंपल है। ना 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 ना, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट। भैया ये भी किस पर बना है? QR पर। ये भी किस पर बना है? QR पर। तो आप क्या कहोगे? एज एंगल इन सेम सेगमेंट, एज एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एज एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्या होता है? इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल QSR, एंगल QSR इज इक्वल टू एंगल QPR।
इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, दैट इज एंगल क्यू एस आर भी कितना होगा आपका 90 डिग्री। कोई डाउट है तो बताओ। थर्ड पार्ट हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और अब इसी का जो और वाला पार्ट है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये तो राइट ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो मैं इसको यहां कर देता हूं। अब देखो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, थर्ड का और वाला पार्ट है ना आपका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, भैया राइट ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो हाफ बेस क्या ले लोगे से पी क्यू, और हाइट क्या हो जाएगा आपका पी आर, बिकॉज ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू ये हो जाएगा आपका 8 और ये क्या हो जाएगा आपका 6, 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 मीटर स्क्वायर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। Once upon a time in Ghaziabad was a corn cob seller. During the lockdown period in the year 2020, his business was almost closed. So he started selling corn grains online through Amazon and Flipkart. ये तो सारी आपकी कहानी दी हुई है, सीधा हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पर आपको जो कोन है, जो आपको कोन है उसकी मैं शेप बना देता हूँ। ये आपको एक कोन गिवन है, ठीक है। हमें तो मैथमेटिकली देखना है कि हमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको इसका रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है आपका, रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड इज 2.1 सेंटीमीटर। तो आपका जो रेडियस है वो है 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ है 20। अगर आप लेंथ को देखो तो इसको देख के समझ आ रहा है, एच लिखा हुआ है लेंथ में, फिगर में देखो आप लिखा हुआ ना एच, तो इसका मतलब जो एच है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन को मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ, ओ ए और बी। यहाँ तक कोई डाउट, और आपको पता है ये क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो बताओ जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। तो ये हो गया पाई आर और एल। अब पाई तो है पता ही 22/7, आर भी पता है, व्हाट अबाउट एल, एल आपको निकालना पड़ेगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ, ठीक है। वी नो दैट L square is equal to R square plus H square. We know that L square is equal to R square plus H square. यहाँ तक आने क्लियर है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, L square ही निकालना है। तो L इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर। R कितना है 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। प्लस H कितना 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। 2.1 का स्क्वायर हो गया 4.41, 20 का स्क्वायर हो गया 400। तो बेसिकली ये हो गया आपका 404.41। कितना हो गया 404.41। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हो 404.41, तो सबसे पहले क्या करोगे, डेसिमल की राइट साइड में पे और डेसिमल की लेफ्ट साइड में, बचा क्या 4, तो 2 2 जा 4, फिर ये 0.4 आ जाएगा। अब 0.4 2 का डबल होता है 4, इसको 1 से भी करूँगा तो भी इससे बड़ा आएगा। तो जब हम दो पेयर एक साथ लेते हैं, ये भी और ये भी, तब पहले तो आएगा 0 दोनों जगह पे, फिर आएगा ये डेसिमल, ठीक है। अब देखो इसको ये किस पर जाएगा, ये 1 पर जाएगा, किस पर जाएगा 1 पे। तो ये हो गया आपका 401, 1 में से 1 गया 0, 4 आ गया, ये आ गया 40, फिर आ गया 00 ही आएगा। कितना आएगा 00। अब इसका डबल करो, जो भी पूरी वैल्यू है, 2 1 जा 2, 2 0 दा 0, 2 2 जा 4, 402 आ गया, 402 आ गया। अब अगर आप इसको 1 से भी करते हो, अगर आप इसको 1 से भी करते हो तो भी इससे बड़ा ही आएगा, आएगा ना बड़ा। तो बेसिकली यहाँ फिर मैं एक पेयर लूंगा, यहाँ 0 0 आ जाएगा आपका। तो आइडियली हम एक काम करते हैं, इसको 20.1 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं 20.1। तो ये हो गया 20.1 सेंटीमीटर, या मीटर है, सेंटीमीटर अप्रोक्स। तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई स्लांट हाइट, आ गई स्लांट हाइट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है जी, अब आपको निकालना है एरिया। नाउ putting the value of L in equation 1
एल की जो वैल्यू है हम कहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 2.1 और एल की जगह 20.1। डेसिमल रिमूव करोगे 10 आ जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। डेसिमल रिमूव करोगे ये भी क्या हो जाएगा 10, 22 3 जा 66 इंटू 201 और 10 10 जा क्या हो जाएगा 100। अब 201 को अगर मैं 66 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, फिर 6 0 2 1, तो ये हो गया 6 6 और ये क्या हो गया 2 3 1, तो 13266, 13266, ये आ गया 13266 और अपॉन में 100, तो बेसिकली 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब आगे आ जाओ। फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन कर्व। अब वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया तो आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया 1/3। व्हाट अबाउट पाई, 22/7। What about r, 2.1 into 2.1, and what about h, that is 20. तो डेसिमल रिमूव 10, डेसिमल रिमूव 10, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से 3 कैंसिल और रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2 2 जा 4, ये तो हो गया 440, 22 इंटू 20, 440 इंटू में क्या आ गया 21 अपॉन में क्या आ गया 10 इंटू 10, 0 से एक 0 और हटा दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44 और 21, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 4, ये हो गया 924 और नीचे 10 है तो क्या लिखूं 92.4। वेरी गुड, 92.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पार्ट 2 हो गया। तो आपका वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम आ गया आपका 92.4 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट और ये आपका पार्ट 2। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, now the third part is if each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, okay। तो इसका मतलब ये है आपका पार्ट थर्ड में क्या कहा जा रहा है आपको, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितने हैं 4, यही कह रहा है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 ग्रेन है। हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कर्व, भाई ग्रेन्स कहाँ पर होंगे, कर्व सरफेस एरिया में तो होंगे, तो वो आप निकाल चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ये हो जाएगा 4 इंटू 132.66, ये होगा 4 इंटू 132.66, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 530.64 कितना आएगा 530.64 जिसको आप अप्रोक्स लिख सकते हो 531, क्योंकि डेसिमल का 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो 531 अप्रोक्स ग्रेन्स होंगे, कितने होंगे 531 अप्रोक्स ग्रेन। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। और भी कुछ पूछा गया है, और वाला पार्ट कहता हाउ मेनी सच कप्स कैन बी स्टोर्ड इन अ कार्टन ऑफ साइज 20। देखो कार्टन का साइज आपको गिवन है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है ओवर वाले पार्ट में हाउ मेनी सच कप्स, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ कप्स कैन बी स्टोर्ड इन ए कार्टन, कैन बी स्टोर्ड इन अ कार्टन। तो ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कार्टन, ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कार्टून अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कोन।
वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है। ए का वॉल्यूम तो पता ही है आपको, ए का वॉल्यूम आपको पता है। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन देखो आपको 3 डायमेंशन की बना, 20 इंटू ये होता है क्यूबॉइड, इस डायमेंशन को बोलते हैं, आपने पॉलिनोमियल में भी आपको लास्ट वाला याद होगा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच होता है, हाँ जी लास्ट वाला। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टन में क्या हो गया आपका 20 इंटू 25 इंटू 20, और वॉल्यूम ऑफ वन कौन कितना आया था 92.4। डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब किस पर कैंसिल करें 2 से, तो 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 1 2 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 पे कर देते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 25 1 2 3, करना इसको डिवाइड क्या आ रहा है जी आपका 108.22 अप्रॉक्स, इसको डिवाइड करके ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट इज, अब पॉइंट के बाद जो आ रही है वैल्यू वो 5 से छोटी है, तो 108 को 108 कप्स कैन बी स्टोर्ड, कॉर्न कप्स कैन बी स्टोर्ड। समझ में आ रहा है, नंबर वाली चीज को डेसिमल में नहीं लिखा जाता, अगर आगे वाली वैल्यू 0.5 से बड़ी है तो 109 कर दो, 5 से छोटी आ रही तो 108 लिखो, जैसे यहाँ पर था 530.6 तो 531 कर दिया। And this is the final answer of this. Next question is question number 38. हरीश makes a poster in the shape of a parallelogram. तो उसने एक पोस्टर बनाया जो किस शेप में है, पैरेललोग्राम, ठीक है। ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी, ऑन द टॉपिक सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ इस तरह से पोस्टर बना है जो आपका क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मान लेते हैं पोस्टर है ए बी, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, हाँ एंगल ए बी सी डी गिवन है, आगे देखो अगर आप, अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको, ये तो हो गया कि उसने पोस्टर बनाया सेव इलेक्ट्रिसिटी पैरेललोग्राम शेप में, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की, तो एंगल ए की वैल्यू जो है 4x + 3 है, एंगल ए की वैल्यू जो है 4x + 3 डिग्री है, एंगल डी की वैल्यू 5x - 3 डिग्री है, तो ये हो गया 5x - 3 डिग्री है, ठीक है जी। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, आपको एंगल बी फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है एंगल बी। तो कोई ध्यान से देखो, कैन आई से दैट हियर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और जो आपको फाइंड करना है वो एंगल 3, जो आपको फाइंड करना है वो एंगल 3 है। तो कैन आई से दैट एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। अगर मैं कह सकता हूं तो रीजन भी बता दो फिर। ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में 2 इंटीरियर एंगल को क्या कहते हो, को इंटीरियर एंगल, वेरी गुड, क्या कहते हो, को इंटीरियर एंगल। तो ये हो गया जी आपका को इंटीरियर एंगल्स, ये क्लियर हो गया। एंगल 1 है आपका 4x + 3 और एंगल 2 है आपका 5x - 3 इक्वल टू में क्या हो गया जी 180 डिग्री। 5 + 4 हो गया 9 + 3 - 3 कैंसिल इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री, इसमें कोई डाउट। जैसे आपके पास x आ गया आप एंगल d निकाल सकते हो, यानी कि आप एंगल d विच इज इक्वल टू एंगल 2 विच इज इक्वल टू 5x - 3 एंड विच इज इक्वल टू 5 × 20 - 3, तो 100 - 3 97 डिग्री। 25 जा 100, 100 - 3 97 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये अगर 97 है, ये अगर 97 है तो भैया ये भी 97। नाउ एंगल बी जो आपको फाइंड करना वो एंगल डी के इक्वल होगा। अब रीजन भी बता दो, opposite angles of parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram are equal, तो ये इक्वल होगा। तो एंगल बी डी कितना 97, तो एंगल बी कितना आ गया आपका 97 डिग्री। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, कहानी क्लियर है, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इफ एंगल बी इज इक्वल टू 2y, अब कहा जा रहा है ये जो एंगल 3 है अगर ये आपका कितना हो जाए 2y हो जाए, ठीक है, और एंगल डी हो जाए 3y - 6 और ये हो जाए आपका 3y - 6, 3y - 6। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ये कितना हो गया आपका 3y - 6, तो इसको भी हटा देते हैं,
ठीक है जी। अब आपको ये कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। ये तो और इजी हो गया, ये वाला पार्ट तो और इजी हो गया। आपको y की वैल्यू पूछी है ना, तो आपको पता है पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो आप क्या कहोगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। पहले तो y अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जैसे आपने कहा तो y की वैल्यू क्या है 2y, तो ये हो गया जी 2y। और एंगल D की वैल्यू क्या है 3y माइनस 6, एंगल D की वैल्यू क्या है 3y माइनस 6। तो 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा y, और माइनस 6 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपका, और क्या आपको निकालना था, y निकालना था ना, तो y कितना हो गया आपका 6 हो गया ये भी, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 3 में, अब आते हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में क्या कहा जा रहा है, एंगल A अगर आपका 2x माइनस 3 डिग्री है, एंगल A कितना आपका, या मीन्स ये जो एंगल बना ये आपका है 2x माइनस 3 डिग्री, अगर एंगल A की वैल्यू ये है। और एंगल C, इसको भी ले लेते हैं जी 4 ले लेते हैं, ये आपका 4y प्लस 2, 4y प्लस 2 डिग्री, ये x में और ये y में है। तो हाउ x एंड y रिलेट, हाउ x एंड y रिलेट, तो भैया यहाँ आप लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। थर्ड पार्ट, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये रीजन हो गया। तो एंगल A की जगह 2x माइनस 3, एंगल C की जगह 4y प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हाउ x एंड y रिलेट, तो या तो आप x को y की टर्म्स में लिख सकते हो 4y प्लस 5, और आप कह सकते हो जो x है वो 4y प्लस y बाई 2 के इक्वल होगा। तो x और y इस तरह से रिलेट कर रहे हैं। कहानी क्लियर, एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल को लिख के दिखा दोगे। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड, पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है, उसमें कहा जा रहा है अगर ए बी की वैल्यू 2y माइनस 3 हो, ए बी की वैल्यू क्या हो 2y माइनस 3, ए बी की वैल्यू अगर 2y माइनस 3 हो, तो मैं ए बी की जगह 2y माइनस 3 ले लेता हूँ, ठीक है जी। ए बी की वैल्यू 2y माइनस 3 और सी डी की वैल्यू अगर 5 है, तो बताओ जी y कितना होगा। तो आपको पूछा जा रहा है बताओ जी y कितना होगा, तो और वाला पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। कैन आई से दैट ए बी यहाँ ना करके एक काम करते हैं ना, यहीं चिपकाते हैं इसको। देखो थर्ड का और वाला पार्ट, कैन आई से दैट ए बी जो है आपका वो डी सी के इक्वल होगा, और यहाँ पे क्या, यस अपोजिट साइड्स, इसीलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ए बी कितना है 2y माइनस 3, और सी डी कितना है या डी सी कितना है 5, तो 2y इक्वल टू 5 प्लस 3 8, तो y कितना हो गया जी 4, y कितना हो गया 4। यही पूछा था, y निकालना था। हाँ, और इसी के साथ आपका सेक्शन ही कंप्लीट और ये पूरा पेपर कंप्लीट खत्म। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।